नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। कल दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए यह मतदान है। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अति संवेदनशील बूथ पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। तो कल दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। 9 जिले हैं, 55 विधानसभा सीटें हैं जहां पर यह मतदान होगा और सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चूंकि अब कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा तो बड़ी जानकारी है। कुल 55 सीटें हैं जहां पर 9 जिलों के अंदर कल सेकेंड फेज में वोटिंग होने वाली है। तो पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टी अपने अपने मतदान स्थलों पर पहुंच चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा किया गया है। तो 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर कल सेकंड फेज में यानी कि द्वितीय चरण में मतदान होना है। कुल 7 चरणों में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनावों को संपन्न करवाया जा रहा है। पहला चरण जो कि 10 फरवरी को था और अब कल यानी कि 14 फरवरी को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और मतदान से पहले जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए यह मतदान होना है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं जो कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच चुकी हैं जहां पर कल मतदान होगा। तो पोलिंग पार्टी को पोलिंग स्टेशंस के लिए रवाना कर दिया गया है और कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। दूसरा फेज है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले फेज के अंदर आपने देखा कि 58 सीटों के लिए और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। आशीष, क्या तैयारियां हैं कल सेकंड फेज को लेकर के, अपडेट करें। देखिए आयुष, आपको बताना चाहूँगा कल 32,71,000 मतदाता बरेली में 9 विधानसभा के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे और 3896 बूथ बनाए गए हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम यहाँ पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है, जिससे मतदान के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी न होने पाए। और इन सभी बूथों की वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है और साथ साथ इन बूथों को सजाया भी गया है जिससे कि जो लोग हैं वो मतदान को लेकर प्रेरित हों और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जिससे जो मतदान प्रतिशत पहले फेज में कम होता हुआ दिखाई दे रहा था वो इस बार काफी बढ़कर सामने आए। जी आयुष। आशीष, खासतौर से संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ हैं वहां पर क्या व्यवस्था की गई है और अगर पूरे बरेली जनपद की हम लोग बात करें तो लगभग यहां पर कितने संवेदनशील या अति संवेदनशील बूथ हैं जहां पर विशेष ध्यान चुनाव आयोग के द्वारा दिया जा रहा है? देखिए आयुष, आपको बता दूं कि यहाँ पर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ यहाँ पर ड्रोन से भी उन बूथों की निगरानी की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरह की वहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं की जाए। और साथ साथ अर्धसैनिक बलों के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिन बूथों को अति संवेदनशील माना गया है वहाँ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट लगातार चेकिंग करते रहेंगे, वहाँ का दौरा करते रहेंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरह की कोई जो अप्रिय घटना है वो वहाँ बूथों पर न घटने पाए। जी आयुष। बिल्कुल आशीष, और एक बार जो प्रमुख सीटें हैं खासतौर से बरेली जनपद की उनके बारे में भी जरा जो आंकड़े हैं उनको बताते चलें और कौन सी सीटें इस बार बेहद दिलचस्प आपको नजर आ रही हैं इस बार 22 विधानसभा चुनावों के अंदर? जी बिल्कुल आयुष, बरेली में आपको मैं बता दूं कि 9 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प मुकाबला है वो इस बार कैंट विधानसभा पर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8 बार के विधायक राजेश अग्रवाल जी का टिकट काटकर संजीव अग्रवाल को टिकट दिया है। और वहीं पर कांग्रेस की प्रत्याशी सुप्रिया आर्यन ने टिकट घोषित होने के बाद समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और अब वो मैदान में है और यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि नवाबगंज से दिवंगत विधायक केशव सिंह गंगवार की जगह भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर MP आर्य को अपना उम्मीदवार बनाया है और उनके सामने भगवत सिंह गंगवार जो लघु उद्योग मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी के, वो उनके सामने है। इसके अलावा अगर VIP सीट की बात करें तो बहेड़ी में छत्रपाल गंगवार जो राजस्व राज्य मंत्री अभी घोषित हुए थे भारतीय जनता पार्टी में, उनके सामने पूर्व दर्जा राज्य मंत्री अताउर रहमान मैदान में है। लिहाजा जो बरेली की सभी 9 विधानसभा सीटें हैं उन सभी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि पिछली बार 9 की 9 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, लिहाजा इस बार उनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि अपना जो उनका जो रिकॉर्ड है उसको दोहराया जाए। मेरे साथ कुछ बरेली की जनता भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि किस तरह का चुनाव का माहौल उनको देखने को मिल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम कमल चतुर्वेदी है। कमल जी, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? यहाँ पे माहौल बहुत बढ़िया है और वर्तमान सरकार को वापस लाने के लिए जनता पूरी तैयारी से है।
क्योंकि इस सरकार के द्वारा बरेली का कायाकल्प हुआ, विकास के कार्य बढ़े हैं। और यहाँ एयरपोर्ट हो, चाहे सामतगंज का पुल हो, चाहे आपके चौपला विलेज हो, चाहे IVRI का पुल हो, और यहाँ परिवर्तन का वातावरण हुआ है। सरकार एक मुद्दा देखने को मिल रहा है कि कुतुबखाना का जो पुल है उसको लेकर विरोध दिखाई दे रहा है। कुछ व्यापारिक संगठनों ने एक आधे पन्ने का विज्ञापन भी छापा है कि अगर पुल बनेगा तो वो नोटा दबाएंगे। ये जो प्रायोजक हैं, कुछ लोग हैं, प्रत्याशी हैं, अपनी हार को देखते हुए वो बौखलाए हुए हैं और डरे हुए हैं, और उसको देखते हुए उन्होंने ये एक प्रोपोगंडा इस शहर के अंदर फैलाया और माहौल को ख़राब करने का काम किया है। अगर पुल बनता है तो बरेली का विकास और तेज़ी से बढ़ेगा। जो कुतुबखाना क्षेत्र है उधर काफ़ी घंटे का जाम होता है। बरेली की हर जनता को उधर से निकलने के लिए काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। जब ये पुल बनेगा तो जो हमें आपके एक शहर के उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ आने में जो काफ़ी लंबा टाइम लगता है वो कम समय में लगेगा। उसका उदाहरण हमारा सामतगंज का पुल है। जब बना था तब लोगों ने श्यामगंज पुल बन गया है तो कुतुबखाना के पुल की क्या आवश्यकता है? आपका क्या नाम है? शकील बेग। शकील भाई, आप बताइए कि जब श्यामगंज पुल बन गया है तो फिर कुतुबखाने का पुल। ऐसा है, कुछ लोग भाजपा के काम से थोड़े वो है, नहीं तो वरना तो पुल की कोई नहीं। यहाँ तो सारा अगर कुतुबखाने का पुल बनता है तो एक तो कारोबार बढ़ जाएगा, इधर से उधर जाने की स्थिति हो जाएगी। लेकिन ज़बरदस्ती की जो भी कर रखी है लोगों ने वो कर रखा है। बाकी जो इसका पुल का मैटर है, पुल बनना ही चाहिए वहाँ पर। अपना नाम मुझे दोबारा बताइए। चलिए आशीष, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ओमपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ रामपुर से हमारे सहयोगी ओमपाल भी जुड़े हुए हैं। ओमपाल, रामपुर में इस समय फिलहाल क्या तैयारियां हैं, अपडेट करें। देखिए, रामपुर के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो रामपुर के जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बादल ने खाका तैयार किया था और उसी पर तमाम सारी चीजें यहाँ पर की गई हैं। अब मतदाता जैसे ही सुबह सूरज की किरण निकलेगी, किसके पक्ष में वो वोट करेगा, किसको वो अपना विधायक बनाएगा, किसको विधायक बनाकर विधानसभा भेजेगा, क्योंकि यहाँ पर टक्कर कांटे की है। 3 सीटें हैं जो बेहद हॉट सीट मानी जा रही है। सबसे पहली सीट नगर की, जहां से मैं खड़े होकर आपको बता रहा हूं, ये शाहबाद गेट है और यहीं से एक आजम खान जो 45 वर्षों से इस सीट पर काबिज हैं और वो इस बार भी अपनी सीट को कब्जाने के लिए जेल के भीतर से कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं को चुनाव लड़ाने के लिए अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे। रामपुर के आवाम से अपील करके गए थे, कह के गए थे कि भैया बहनों, माताओं बहनों और भाभियों, आपको आजम खान को यहां से जिताकर भेजना है। तो क्या यहाँ की आवाम आजम खान को जिताएगी? और दूसरी सीट की बात करूं तो यहाँ पर बलदेव औलख, जहां पर जल शक्ति मंत्री का वहां पर उनको मिला था, योगी सरकार ने उनको जल शक्ति विभाग दिया था। पहली बार में उन्होंने कांग्रेस के संजय कपूर को हराया था। सुहार टांडा से आजम खान के बेटे काजी अली खान को पहली बार 2017 में हराए थे। हालांकि बाद में आजम खान के बेटे की वो सीट चली गई और वो इस बार फिर चुनाव मैदान में जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं और अपनी किस्मत को उसी विधानसभा सीट से आजमा रहे हैं जिस विधानसभा सीट से हाईकोर्ट से उनकी वो सीट खारिज हो गई थी। नगर की विधानसभा पर मैं आता हूं तो यहाँ पर आजम खान यहाँ पर फिर एक बार किस्मत आजमा रहे हैं। उनकी टक्कर नवाब परिवार के काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां से भी मानी जा रही है और दूसरे जिन्होंने आजम खान के खिलाफ तमाम सारे केसेस दर्ज करवाए। यूपी में सत्ता परिवर्तन के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश हनी ने जो शिकायतें की और उन्हीं शिकायतों को लेकर जब जांच हुई, जांच की तमाम आंच आई, तब उनको जेल जाना पड़ा और जेल में ही हैं, जेल से वो चुनाव लड़ रहे हैं। सुहार टांडा पर बेगम नूर बानो के जो पोते हैं, कांग्रेस का गढ़ माना जाता था कभी, अब वो वहां पर टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल। चलिए ओमपाल, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा आशीष, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे हैं। बीएसपी ने 7वें चरण के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी किया है और 7वें चरण के लिए 9 जिलों के कुल 47 प्रत्याशी हैं जिनके नाम की घोषणा कर दी गई है। इसमें गाजीपुर से डॉक्टर राजकुमार सिंह गौतम को उम्मीदवार बनाया गया है। चुनाव से पहले विजय सिंह पटेल को टिकट दिया गया है। वाराणसी दक्षिण से दिनेश कासूधन गुप्ता को टिकट दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 7वें चरण के लिए भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। तो वाराणसी दक्षिण से दिनेश कासूधन गुप्ता को टिकट दिया गया है। कुल 47
नाम हैं जिनका आज ऐलान किया गया है। 7वें चरण के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट बहुजन समाज पार्टी ने जारी की है। पंकज मंडल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। पंकज, 7वें चरण के लिए 9 जिलों के 47 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान आज बहुजन समाज पार्टी ने किया है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार बहन कुमारी मायावती के द्वारा ये प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, तो आपको बता दें कि 7वें चरण के चुनाव के 9 विधानसभाओं की लगभग 47 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें अहम बहुत सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकेगा कि 47 प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी की गई है, कभी आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में अभी कुछ दिन पहले वोटिंग हुई थी, तो वोटिंग के समीकरण को देखते हुए यहाँ तमाम तब्दीली की गई, तमाम बड़े बड़े नेताओं को शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि बीएसपी ने जो चुनावी समीकरण है इसको तो वोटिंग देखते, पश्चिमी वोटिंग को देखते हुए उस तरह से उन्होंने लिस्ट जारी की। हालांकि 9 विधानसभाओं के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या क्या रणनीति अपनाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो लिस्ट जारी की गई, इस लिस्ट में कई महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसमें कि ये देखा जा सकता है कि बहन कुमारी मायावती ने तमाम लोगों के उसमें बदलाव किए हैं। जी बहुत शुक्रिया पंकज इस बातचीत और जानकारी के लिए। रायबरेली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऊंचाहार विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार अमरपाल मौर्य के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र हित सबसे सर्वोच्च है। बीजेपी सरकार में अमीर गरीब सभी के विकास की योजनाएं हैं। उन्होंने योगी सरकार की कानून व्यवस्था को बेहतर बताया, तो साथ ही साथ सपा और कांग्रेस दोनों पर तीखा प्रहार किया। और खबर सहारनपुर से है, जहां पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का विवादित बयान सामने आया है। लोगों को संबोधित करते हुए धर्म सिंह सैनी बोले, जो एसपी को वोट नहीं देगा वो मुस्लिम नहीं है। चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं धर्म सिंह सैनी, और इस तरह का बयान उनके द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा वो मुस्लिम नहीं है। तो चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी का रुख किया है धर्म सिंह सैनी ने। उन्होंने ये विवादित बयान जनता को संबोधित करते हुए दिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि हकीकत में जो मुस्लिम है अब की बार हाथी को वोट देगा, साइकिल को वोट नहीं देने का, हकीकत में तो वो ना मुस्लिम है। और खबर गोंडा से है, जहां पे चुनाव को लेकर के नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है। जहां एक और राजनीति में वंशवाद और पूरे देश में हिजाब का मामला चरम पर है, तो कोई इसका समर्थन कर रहा है तो कोई इसके विपक्ष में खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह सल्तनत के आखिरी बादशाह हैं। इस चुनाव के बाद पार्टी का खात्मा होगा और ये दल भी खत्म हो जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि भारत में हिजाब तालिबान की सोच है और तालिबानी सोच के सहारे पूरे देश में ये पैर पसारना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह गोंडा की सदर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे थे। सुल्तानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने जयसिंहपुर, कादीपुर और लम्हुआ विधानसभाओं में नुक्कड़ सभाओं को आयोजित कर पार्टी प्रत्याशी के लिए समर्थन और वोट की अपील की है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी कादीपुर में सांसद मेनका गांधी के सामने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका संजय गांधी ने जयसिंहपुर विधानसभा में मानवपट्टी तिराहा और आलापुर में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे लिए एक एक इंसान महत्वपूर्ण है। मुझे परवाह नहीं कि कौन किस जाति का है, किसी ने वोट दिया कि नहीं दिया, मैं केवल लोगों का दुख पूछकर उनकी मदद करती हूं। मेनका गांधी ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी प्रत्याशी राजेश गौतम और सीताराम वर्मा को वोट देकर एक ऐसा जनसेवक चुने जो आपके मददगार के रूप में सदैव काम कर सके।
खबर आगरा से है। वैलेंटाइन डे को लेकर के हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान किया है कि पार्क में अगर प्रेमी जोड़े दिखे तो हिंदू रीति रिवाज से उनकी शादी करवा देंगे। वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले पुतले को फांसी भी दी गई है। अलग अलग दल बना करके शहर में हिंदूवादी नेता घूमेंगे। हिंदूवादी नेताओं ने पुतले को फांसी देकर के विरोध का ऐलान भी किया। हम लोगों ने ये वैलेंटाइन को पकड़ा था, कल रात को भाग रहा था, रात में इसको बंद किया, मारपीट करी, तो इसने बताया कि मैं हिंदुस्तान का नहीं हूँ, विदेशी हूँ, इसका नाम वैलेंटाइन है, कोई त्योहार नहीं है, और इसी को लेकर हम इसको पकड़ा है और इसको फांसी देंगे। और कल 14 फरवरी को कल 12 बजे हमारे पूरे बच्चे इकट्ठे होंगे और प्रत्येक गार्डन के अंदर, प्रत्येक रेस्टोरेंट के अंदर छापेमारी की जाएगी। अगर कोई लड़का लड़की पकड़े जाते हैं तो उनकी शादी करा दी जाएगी हिंदू रीति के हिसाब से, उनके माँ बाप को बुला के। और कल मैं आग्रह करूंगा सभी अपने कार्यकर्ताओं से, भाई बहनों से, चाहे संख्या में पहुंचे, कल 11 बजे तक राजा मंडी चौराहे पर साईनाथ मंदिर पर इकट्ठे होंगे, उसके अंदर कूच करेंगे। जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होना है और इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में आज कांग्रेस के स्टार प्रचारक नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने महोबा में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली कर विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। हिजाब को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी महिला अपने तन को ढकने के लिए क्या पहनती है, ये उसकी सोच है। जनसभा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कहूं मैं, आज किसान परेशान, मजदूर परेशान, व्यापारी परेशान, कर्मचारी परेशान, महिलाएं परेशान, युवा परेशान। अरे मेरे नौजवान बच्चों, आपका जोर देख करके तो मैं आपको सल्यूट करता हूं। जो हमारे नौजवान बच्चे में थे, हालांकि मैं सभी को सल्यूट करता हूं, लेकिन नौजवान बच्चे तुम्हारी भी रास्ता बंद कर दी मोदी ने। एक आइडल पास कर दिया कि अब सरकारी नौकरियां नहीं निकलेंगी। मालूम है, अब सरकारी नौकरी नहीं निकलेगी। योगी जी, मोदी जी चाहे जितने आइडल पास हो कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं निकाली जाएगी, मिलेगी कहां से? आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस का सिपाही कहता है कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, हम नौकरियां निकाल करके उससे 10 हजार भर्ती करके बचाएंगे और तुम देखते रह जाओ। तो गाजियाबाद के लोनी पुलिस ने बीजेपी और गठबंधन प्रत्याशी के बीच में हार जीत की शर्त लगाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के बीच हुआ शर्त का अनुबंध पत्र 2 दिन पहले वायरल हुआ। दोनों ने बीजेपी के प्रत्याशी नंदकिशोर गुर्जर और गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया के बीच में हार जीत को लेकर के 18,000 रुपए की शर्त लगाई। बता दें कि लोनी विधानसभा चुनाव में दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। पुलिस ने वायरल अनुबंध पत्र के आधार पर दोनों को तलाश लिया और फिर अब उनकी गिरफ्तारी की गई। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना है।